इंडिया हैज मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट और फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उन्हें ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। पहले फैक्टर्स रिलेटेड हैं लोकेशन एंड रिलीफ से और दूसरे फैक्टर्स रिलेटेड हैं एयर प्रेशर एंड विंड से। इसके अलावा इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ITCZ। अब ITCZ क्या है और इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ इंडियन मॉनसून के नेचर को हम लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक और फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, वो है अल नीनो। बट ये है क्या? तो इस टॉपिक के साथ साथ आज हम जानेंगे द रिदम ऑफ सीजन्स के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। अल नीनो एंड द इंडियन क्लाइमेट। अल नीनो is a complex weather system that appears once 3 to 7 years, bringing drought, floods and other weather extremes to different parts of the world. मीन्स अल नीनो एक कॉम्प्लेक्स वेदर फिनोमिना है जो हर 3 से 7 सालों में एक बार दिखाई देता है। इस सिस्टम की वजह से हमें वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ड्रॉट, फ्लड्स या वेदर में बहुत सी एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती हैं। बट क्वेश्चन वही है कि आखिर ये है क्या और ये किस तरह इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि ओशंस में 2 तरह के करंट्स फ्लो करते हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट्स। अब ओशन में फ्लो होने वाले करंट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट अल नीनो को समझने के लिए हमें फोकस करना है पेरू करंट्स पर, जिसे हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। अगर मैप में देखें तो ये करंट फ्लो करते हैं ईस्टर्न पैसिफिक में। ये है पैसिफिक ओशन, ये हुआ पैसिफिक ओशन का वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। अब साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर लाया करता है पेरू। अब नॉर्मल कंडीशंस में साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर से फ्लो करते हैं कोल्ड करंट्स। एक्चुअल में होता कुछ ये है कि पेरू लाया करता है इक्वेटर के नियर, जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। अब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पेरू के नियर वाटर वार्म होने लगता है। पर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली ट्रेड विंड इस वार्म वाटर को आगे की तरफ पुश कर देती हैं। पर कैसे? तो इस चैप्टर में हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती है ट्रेड विंड। अब कोरियलिस फोर्स की वजह से ये विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंड फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इक्वेटर की तरफ, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड फ्लो करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से इक्वेटर की तरफ। अब इक्वेटर की तरफ ब्लो होने वाली इसी ट्रेड विंड को कहा जाता है ईस्टर्ली ट्रॉपिकल ट्रेड विंड। अब यही ईस्टर्ली ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पेरू के नियर वार्म हुए वाटर को ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश कर देती है, जिस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर क्रिएट होता है लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ इस वार्म वाटर की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इस लो प्रेशर की वजह से ही वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है। देन होता है कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। यानी नॉर्मल कंडीशंस में इस रीजन में क्रिएट होता है लो प्रेशर, जिससे हमें इस रीजन में देखने को मिलता है रेनफॉल। अब जब ईस्टर्ली ट्रेड विंड वार्म वाटर को पुश करती है तब पेरू के नियर ठंडे पानी की होती है अपवेलिंग। यानी वार्म वाटर के ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश होने से नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिसे कहा जाता है पेरू करंट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अपवेलिंग। ये कोल्ड करंट अपने साथ लेकर आता है बहुत से न्यूट्रिशंस एज वेल एज पेरू के नियर कोल्ड करंट्स के चलने से यहाँ क्रिएट होता है हाई प्रेशर, जिस वजह से इस रीजन में रेनफॉल नहीं होता है। और रेनफॉल ना होने की वजह से हमें यहाँ देखने को मिलता है अटकामा डेजर्ट। इन शॉर्ट नॉर्मल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्रिएट होता है लो प्रेशर, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज इंडिया में हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, जबकि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर, जिस वजह से यहाँ रेनफॉल नहीं होता है और इसीलिए यहाँ हमें देखने को मिलता है डेजर्ट रीजन। तो ये थी नॉर्मल कंडीशन। अब अल नीनो में ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। यानी होता कुछ ये है कि नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड वार्म वाटर को पुश करती है वेस्ट की तरफ, बट अल नीनो की कंडीशन में ट्रेड विंड वीक हो जाती है, जिस वजह से अब वो पेरू के नियर हुए वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश नहीं कर पाती हैं और ऐसा होने से अब वार्म वाटर पेरू के नियर ही कलेक्ट होने लगता है, जिससे अब साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर क्रिएट होता है लो प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास हाई प्रेशर। यानी नॉर्मल कंडीशंस में विंड का मूवमेंट था ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, बट अल नीनो की कंडीशन में विंड ब्लो करेगी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ,
जिससे वार्म वाटर पेरू के नियर कलेक्ट होता रहता है, जिससे अब पेरू के नियर क्रिएट होता है लो प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास हाई प्रेशर। अब पेरू के नियर लो प्रेशर बनने से वहां का टेम्परेचर 10 डिग्री तक बढ़ जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहां की एयर वार्म होकर ऊपर की तरफ राइज होने लगती है, जिसके बाद होता है क्लाउड्स का फॉर्मेशन यानी कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। मेनली एल नीनो की कंडीशन में वाटर का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है, जिससे इस रीजन में पेरुवियन करंट चलना बंद हो जाती हैं। अब यहाँ से वार्म वाटर ब्लो करता है साउथ की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में चलती है अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, जो कि टाइप है कोल्ड करंट का। मेनली एल नीनो की कंडीशन क्रिएट होती है दिसंबर में। अब जब ये वार्म वाटर जाकर मिलता है अंटार्कटिक ड्रिफ्ट से, तब अंटार्कटिक ड्रिफ्ट के थ्रू ये वाटर आगे की तरफ ब्लो करता है, देन ये पहुंचता है अटलांटिक ओशन पर और वहां भी डिस्टरबेंस को क्रिएट करता है। देन आगे की तरफ फ्लो करते हुए ये वार्म वाटर जून तक पहुंच जाता है इंडियन ओशन के नजदीक। अब ध्यान दीजिए, जून में इंडिया के नॉर्थ में क्रिएट होता है लो प्रेशर, क्योंकि इस टाइम पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पर एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन, जिस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर का वाटर ठंडा होता है और इसी वजह से यहाँ क्रिएट होता है हाई प्रेशर और हमारे इंडिया पर लो प्रेशर, बट केवल नॉर्मल कंडीशंस में। क्योंकि एल नीनो की कंडीशन में जब अटलांटिक ड्रिफ्ट इस रीजन में पहुंचती है तो वो लेकर आती है वार्म वाटर, जिससे सदर्न इंडियन ओशन का वाटर भी गर्म होने लगता है और यही वार्म वाटर इंडियन ओशन के वाटर को भी गर्म कर देता है। और हम जानते हैं वार्म वाटर का मतलब है लो प्रेशर का क्रिएट होना, इसीलिए अब इंडियन ओशन में क्रिएट होगा लो प्रेशर और जून के टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर भी क्रिएट होता है लो प्रेशर। अब अगर इंडिया के नॉर्थ में जून के टाइम पर क्रिएट होगा लो प्रेशर और यहाँ पर भी क्रिएट होगा लो प्रेशर, तो क्या विंड का मूवमेंट होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि विंड हमेशा ब्लो करती है हाई टू लो प्रेशर एरिया और यही रीजन है कि एल नीनो की कंडीशन में मॉनसून वीक पड़ जाता है, जिससे हमारी कंट्री के कई रीजन में ड्रॉट जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। अब ये कंडीशन केवल इंडिया में क्रिएट नहीं होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, या कहा जा सकता है कि ये फिनोमेना डिफरेंट कंट्रीज को अफेक्ट करता है। तो ये थी वो कंडीशंस जो एल नीनो के टाइम पर क्रिएट होती हैं। अब आगे चले तो एल नीनो का रिजल्ट क्या है, तो हम कहेंगे द डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मींस ऐसा होने से इक्वेटर के नियर अलग अलग करंट्स के जो साइकिल चलते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंड इज इरेगुलरिटीज इन इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, मींस सी वाटर के इवेपोरेशन में इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, यानी इस कंडीशन में सी का वाटर का सही तरीके से गर्म ना होना और गर्म ना होने से इवेपोरेशन का प्रोसेस रुक जाता है, जिससे ना तो प्रॉपर तरीके से विंड का कन्वर्जेंस होता है और ना ही डाइवर्जेंस। थर्ड इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन व्हिच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिशेस इन द सी। प्लैंकटन जिसे फीड कर फिशेस सर्वाइव करती हैं, उस प्लैंकटन को ग्रो होने के लिए भी प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं होने से प्लैंकटन रिड्यूस हो जाता है, जिससे फिशेस के नंबर भी कम होने लगते हैं। अब आगे चले तो एल नीनो को चाइल्ड क्राइस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि साउथ अमेरिका लाया करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। मेनली ये कंडीशन डेवलप होती है दिसंबर में, क्रिसमस के आसपास, जब सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है समर सीजन, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर सीजन। यानी इस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है सन की तरफ। जब एल नीनो की सिचुएशन क्रिएट होती है तब ईस्टर्न पैसिफिक में क्रिएट होता है लो प्रेशर, जिससे हमें सदर्न अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर रेनफॉल देखने को मिलता है, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है। मेनली एल नीनो डेवलप होने से ही यहाँ जो वार्म करंट डेवलप होते हैं उसे चाइल्ड क्राइस्ट माना जाता है, यानी उसे गॉड की तरह देखा जाता है, क्योंकि एल नीनो की वजह से ही यहाँ के लोग रेनफॉल को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये थी एल नीनो की कंडीशन और कैसे ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं द रिदम ऑफ सीजन्स के बारे में। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन को अच्छे से समझा जा सकता है सीजन्स में होने वाली एनुअल साइकिल के जरिए। मेट्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये 4 सीजन्स हैं: द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। अब डिटेल से स्टडी करते हैं इन चारों सीजन्स को। द कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर को समझने के लिए हमें 3 डायमेंशन को समझना होगा, जो हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड और रेनफॉल। तो सबसे पहले जानते हैं टेम्परेचर के बारे में। नॉर्दर्न इंडिया में विंटर्स की शुरुआत होती है मिड नवंबर से और दिसंबर और जनवरी सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट मंथ होते हैं।
नॉर्दर्न इंडिया के ज्यादातर पार्ट में इस टाइम पर मीन डेली टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। नाइट में ये टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाता है। यह पंजाब और राजस्थान में ये टेम्परेचर कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है। अब नॉर्दर्न इंडिया में इस टाइम पर एक्सेसिव कोल्ड का रीजन क्या है? तो इसके कुछ मेन रीजंस हैं। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान being far away from moderating influence of sea experience continental climate मीन्स पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान सी से काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए यहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट से हमारा मतलब है जहाँ समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी और विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट इज द स्नोफॉल इन द नियरली हिमालयन रेंजेस क्रिएट्स कोल्ड वेव सिचुएशन। मीन्स हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होने से जब कोल्ड विंड नॉर्दर्न प्लेन की तरफ ब्लो करती है तब ये कोल्ड विंड यहाँ के टेम्परेचर को और ज्यादा कम कर देती है। एंड अराउंड February द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग कोल्ड वेव अलोंग द फ्रॉस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स फरवरी के टाइम पर कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवा भी नॉर्दर्न इंडिया के टेम्परेचर को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है, जिससे हमें इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में फ्रॉस्ट और फॉग जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये तो बात हुई नॉर्दर्न इंडिया की। अब अगर बात करें पेनिनसुलर रीजन की, सो इट डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। मीन्स पेनिनसुलर रीजन का वेदर कोल्ड नहीं होता है क्योंकि ये रीजन लाया करता है ट्रॉपिकल रीजन में, यानी वो रीजन जो लाया करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। देन there is a hardly any seasonal change in the distribution pattern of the temperature in coastal areas because of moderating influence of the sea and the proximity of equator। मीन्स यहाँ हार्डली सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि सी यहाँ के टेम्परेचर पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालता है। मेनली हम बात कर रहे हैं कोस्टल रीजन्स की, क्योंकि ये रीजन लाया करता है सी के नियर और इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। और ऐसा क्यों है? तो डे टाइम पर यहाँ चलती है सी ब्रीज और नाइट पर लैंड ब्रीज, और यही रीजन है कि यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, जबकि ये रीजन लाया करता है इक्वेटर के नियर। एग्जाम्पल के लिए जनवरी में तिरुवनंतपुरम का मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस और जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के बाद अब बात करते हैं प्रेशर एंड विंड के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि कोल्ड वेदर के टाइम पर विंड और प्रेशर की कंडीशन क्या होती है, यानी कहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है और कहाँ पर लो प्रेशर। दिसंबर के एंड में मेनली 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है सन की डायरेक्ट रेज, जिससे सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीजन, यानी सोलर इंसोलेशन इस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में जा चुकी होती है। अब इस टाइम पर इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में एक्सपीरियंस किया जाता है विंटर सीजन, और यही रीजन है कि इस टाइम पर इंडिया के नॉर्थ में क्रिएट होगा हाई प्रेशर, क्योंकि कोल्ड एयर नीचे की तरफ सबसाइड करती है, जबकि लैंड के कंपैरिजन में ओशियन इस टाइम पर वार्म होते हैं। एज वेल एज साउथ इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में प्रेशर थोड़ा लो ही रहता है। अब विंड का मूवमेंट होगा नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन से इंडियन ओशन में क्रिएट होने वाले लो प्रेशर जोन की तरफ। ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट, द लाइट winds with a low velocity of about 3 to 5 km per hour begin to blow outwards। मीन्स लो प्रेशर की वजह से अब विंड 3 to 5 km per hour की स्पीड से लैंड से वाटर बॉडीज की तरफ ब्लो करना शुरू करती है। इस विंड की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट इस विंड की डायरेक्शन यहाँ पर लाई करने वाली टोपोग्राफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अब विंटर्स के दौरान इंडिया का वेदर काफी ज्यादा प्लीजेंट होता है, बट इस प्लीजेंट कंडीशन को डिस्टर्ब करता है ईस्ट मेडिटेरियन सी में ऑरिजिनेट होने वाले शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन, क्योंकि इस टाइम पर मेडिटेरियन सी में ऑरिजिनेट होते हैं साइक्लोन। अब याद कीजिए, हमने इस चैप्टर के पिछले पार्ट में जाना था सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में, जो विंटर्स में ब्लो करती है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से। अब यही जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन सी के ऊपर से ब्लो करती है, तब वो यहाँ से मॉइस्चर लेकर इस रीजन से ब्लो करते हुए उस मॉइस्चर को शेड करती है नॉर्दर्न इंडिया में। अब चलते हैं थर्ड डायमेंशन पर, जो है रेनफॉल। विंटर मॉनसून डू नॉट कॉज रेनफॉल, मीन्स विंटर में विंड ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ। अब क्योंकि ये ब्लो करती है लैंड के ऊपर से, इसलिए इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, और मॉइस्चर ना होने की वजह से ये विंड रेनफॉल नहीं लेकर आती है।
मीन्स हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर नॉर्मली हमें इंडिया के बहुत से पार्ट में रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरियन सी कॉज रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मीन्स जिसके बारे में हमने अभी जाना, मेडिटेरियन सी में आने वाले साइक्लोन की वजह से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपने अंदर मॉइस्चर को लेकर उसे शेड करती है इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में, जिससे हमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में रेनफॉल देखने को मिलता है, एज वेल एज लोअर हिमालयाज में होता है स्नोफॉल। अब इस रेनफॉल का अमाउंट कम होता है, बट ये राबी क्रॉप के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। राबी क्रॉप उन्हें कहा जाता है जिन्हें ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में। अब इस क्रॉप को पानी मिल पाता है इस टाइम पर होने वाले रेनफॉल के जरिए। इसके अलावा हिमालयाज में स्नोफॉल होने से हमारे पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। पर कैसे? क्योंकि स्नोफॉल होने से फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर्स का, और जब यही ग्लेशियर समर्स में मेल्ट होते हैं तब ये मेल्ट हुआ पानी रिवर्स में पहुंच पाता है, जिसे यूज किया जाता है हमारे द्वारा। अब विंटर्स में होने वाला ये रेनफॉल वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि इस विंड की इंडिया में एंट्री होती है वेस्ट की तरफ से। इसीलिए ये ज्यादातर मॉइस्चर को शेड करती है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ईस्ट की तरफ जाते जाते रेनफॉल का अमाउंट कम होने लगता है, एज वेल एज माउंटेन्स के नॉर्थ से साउथ की तरफ भी प्रेसिपिटेशन कम होता है। जैसे कि दिल्ली में एवरेज विंटर रेनफॉल होता है 53 mm, जबकि पंजाब और बिहार में होता है 25 mm टू 18 mm के बीच में। इसके अलावा अगर बात करें सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पेनिनसुला के नॉर्दर्न पार्ट की, तो ये रीजन भी ओकेजनली रेनफॉल को रिसीव करता है, क्योंकि कई बार सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम काफी ज्यादा मॉइस्चर लेकर आती है, जिससे हमें सेंट्रल और सदर्न पेनिनसुला के नॉर्दर्न पार्ट में भी रेनफॉल देखने को मिलता है। इस ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से ही हमें अरुणाचल प्रदेश और असम में भी विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ रेनफॉल होता है 24 mm एंड 55 mm के बीच में, यानी बहुत ज्यादा नहीं। देन अक्टूबर और नवंबर में हमें रेनफॉल देखने को मिलता है तमिलनाडु के कोस्ट पर, सदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका और साउथ केरला में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, जो ब्लो करती है विंटर्स में लैंड से सी की तरफ। इस डायरेक्शन में ब्लो करते हुए ये विंड बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को पिक कर लेती है, जिसे वो शेड करती है इस रीजन में। तो ये तो बात हुई कोल्ड वेदर सीजन की। अब आगे चलते हैं और जानते हैं द हॉट वेदर सीजन के बारे में। इसे भी हम इन डायमेंशन के थ्रू ही समझेंगे। टेम्परेचर विद द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन मार्च, टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया। मीन्स हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिससे हमें अर्थ पर सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अर्थ उस पोजीशन में पहुंच जाती है जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है सन की तरफ, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव करता है सन की डायरेक्ट रेस। अब इसी को आपकी बुक में कहा गया है नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जब सन की रेस का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। और ये वो टाइम है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे हम इस हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस करते हैं समर सीजन। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो मार्च के मंथ से ही टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। मेनली अप्रैल, मई और जून मंथ के दौरान नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपीरियंस किया जाता है समर सीजन। इन मे द हीट बेल्ट मूव्स फर्दर नॉर्थ एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस आर नॉट अनकॉमन। मीन्स हम ITC-Z के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जान चुके हैं। मई के मंथ में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे ITC-Z और आगे नॉर्थ की तरफ मूव होने लगता है। मेनली इस टाइम पर टेम्परेचर का 48 डिग्री सेल्सियस होना काफी कॉमन है। अब अगर साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर समर सीजन उतना ज्यादा इंटेंस नहीं होता है जितना नॉर्थ इंडिया में होता है, और इसका रीजन है मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशियन, यानी इंडिया की पेनिनसुलर सिचुएशन। हम जानते हैं साउथ इंडिया कवर है 3 साइड से वाटर बॉडीज से, और यहाँ लाए करने वाले सी और ओशियन पेनिनसुलर इंडिया पर अपना मॉडरेटिंग इफेक्ट डालते रहते हैं। इसीलिए नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ इंडिया का टेम्परेचर कम रहता है। यहाँ का टेम्परेचर मेनली 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि विंटर सीजन हो या समर सीजन,
हमें साउथ इंडिया के टेम्परेचर में उतनी ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। अब अगर बात करें साउथ इंडिया में लाया करने वाली हिल्स की, तो जैसे कि वेस्टर्न घाट, तो यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। अब अगर बात करें कोस्टल रीजन्स की, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ isotherms parallel to the coast confirms that temperature does not decrease from north to south, rather it increase from the coast to the interior। means अगर हम इंडिया में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट कोस्टल रीजन पर अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए तो टेम्परेचर कम नहीं होता है। और इसका पता हमें चलता है आइसोथर्म्स के द्वारा। आइसोथर्म्स वो लाइंस हैं जो किसी पार्टिकुलर टाइम पर उन सब जगहों को जोड़ती हैं जहां का टेम्परेचर सेम होता है। तो अगर इस लाइन को देखें तो ये शो कर रही है कि इस कोस्टल रीजन पर नॉर्थ टू साउथ टेम्परेचर सेम ही है, बट ये टेम्परेचर का सेम होना सिर्फ कोस्टल रीजन की तरफ है। अब जब आप कोस्ट से अंदर की तरफ आते हैं तब टेम्परेचर बढ़ने लगता है। याद कीजिए, हमने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम कोस्टल रीजन से दूर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मेनली सदर्न इंडिया में समर के टाइम पर डेली मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। अब टेम्परेचर के बाद बात करते हैं प्रेशर एंड विंड के बारे में। समर के टाइम पर इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट रिसीव करता है एक्सेसिव हीट, जिससे यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। अब तक हम जान ही चुके हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है वहाँ क्रिएट होता है लो प्रेशर, जिससे यहाँ मूव कर जाता है ITCZ। अब जुलाई के टाइम पर ITCZ के नॉर्थवर्ड मूव होने से इसकी पोजीशन होती है 25 डिग्री नॉर्थ पर। अब ITCZ मींस लो प्रेशर के क्रिएट होने से यहाँ सरफेस विंड वार्म होकर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती हैं। अब समर्स में सी लैंड के कंपैरिजन में ठंडे होते हैं और इसीलिए यहाँ क्रिएट होता है हाई प्रेशर। और अब विंड कैसे ब्लो करेगी, तो हाई टू लो प्रेशर एरिया, यानी ये ITCZ अट्रैक्ट करता है उस विंड को जो ब्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के कोस्ट पर जो विंड होती है वो भी लैंड की तरफ ब्लो करना शुरू कर देती है। बंगाल और बांग्लादेश में इस विंड को कहा जाता है ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली विंड। एज वेल एज हम पहले भी जान चुके हैं कि ये साउथ वेस्टर्ली मॉनसूनल विंड इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज को डिप्लेस कर देती है, क्योंकि इक्वेटर की तरफ चलने वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस कर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर लो प्रेशर बनने की वजह से इस तरफ ब्लो होना शुरू कर देती है। मिड जून तक यही विंड वेदर में चेंजेस लेकर आती है, जिसे हमें देखने को मिलता है इंडिया में रेनी सीजन। अब इन सब के अलावा हॉट वेदर सीजन में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि इन द हर्ड ऑफ द ITCZ in the northwest, the dry and hot winds known as Lu blow in the afternoon and very often they continue to well into midnight। नॉर्दर्न इंडिया में चलने वाली लू के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मेनली ये ड्राई हॉट विंड ब्लो करती है थार डेजर्ट से, देन ये एंटर करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसके साथ साथ मई मंथ में इवनिंग के टाइम पर ब्लो करते हैं डस्ट स्टॉर्म, यानी धूल भरी आंधी पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में। बट ये स्टॉर्म टेम्पररी होते हैं, जिससे हमें हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलती है, जो बढ़ते हुए टेम्परेचर में बहुत बड़ा रिलीफ लेकर आती है। मेनली जब ड्राई और मॉइस्ट एयर एक दूसरे से मिक्स होती है तब हमें इस तरह के स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये लोकल स्टॉर्म्स एसोसिएटेड हैं वायलेंट विंड, टोरेंशियल रेन एंड इवन हेल स्टॉर्म से। मेनली ये मानसून नहीं, उससे पहले की कंडीशन है जब हमें नॉर्दर्न इंडिया में इस तरह के लोकल स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अब अगर रेनफॉल की बात करें तो समर्स में इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती हैं, जिससे अराइवल होता है साउथ वेस्ट मॉनसून का। बट साउथ वेस्ट मॉनसून को समझने से पहले हम बात करते हैं हॉट वेदर सीजन में चलने वाले कुछ फेमस लोकल स्टॉर्म्स के बारे में। फर्स्ट इज मैंगो शावर। समर के एंड के दौरान हमें प्री मॉनसून शावर देखने को मिलता है केरला एंड कर्नाटका के कोस्टल रीजन पर, यानी मॉनसून आने से पहले आने वाली बारिश। अब इस टाइम पर यहाँ होने वाला प्री शावर मैंगोज की राइपनिंग यानी उन्हें पकने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मैंगो शावर। सेकंड, ब्लोसम शावर। अब मैंगो शावर को ब्लोसम शावर के नाम से भी जाना जाता है,
अब इसी रीजन में जब प्री मानसून में कॉफी के फ्लावर्स खिलने लगते हैं तब इसे कहा जाता है ब्लॉसम शावर। थर्ड इज नॉर्वेस्टर्स। बंगाल और असम के रीजन में इवनिंग के टाइम पर जो थंडर स्टॉर्म क्रिएट होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉर्वेस्टर्स। मेनली हम पहले भी जान चुके हैं कि समर्स में जब ड्राई और मॉइस्ट विंड मिक्स हो जाती है तब एक्सपीरियंस की जाती है तेज आंधी के साथ बारिश, साथ साथ बिजली का कड़कना, जिसे थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। मेनली ये विंड काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, इसीलिए बंगाल में इसे लोकली कहा जाता है कल बैसाखी। बट ये थंडर स्टॉर्म काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं टी, जूट और राइस के कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि थंडर स्टॉर्म अपने साथ बारिश भी लेकर आते हैं। इसीलिए असम में इसे कहा जाता है बरदोई शीला। लास्ट इज लू। नॉर्दर्न प्लेन से ब्लो होने वाली हॉट और ड्राई विंड को कहा जाता है लू। इस विंड की इंटेंसिटी दिल्ली और पटना में काफी ज्यादा होती है। तो ये थे हॉट वेदर सीजन में क्रिएट होने वाले कुछ लोकल स्टॉर्म्स के नाम। तो अब तक हमने जाना द कोल्ड वेदर और द हॉट वेदर सीजन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि इस टाइम पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड या रेनफॉल जैसे कंपोनेंट्स किस तरह काम करते हैं। अब हॉट वेदर सीजन के बाद इंडिया में एंट्री होती है रेनी सीजन की, जिसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। हम जान चुके हैं कि मई के टाइम पर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे क्रिएट होता है लो प्रेशर। देन जैसे जैसे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगता है, ये लो प्रेशर की कंडीशन और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अर्ली जून यानी जून के शुरुआत में ये लो प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है जो सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली ट्रेड विंड को अट्रैक्ट करने लगता है। देन यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस कर एंटर करती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। अब जब यही विंड लैंड की तरफ ब्लो करती है तो ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती है, जिससे हमें इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। अब फर्स्ट रेनफॉल के बाद नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है, जिससे मिड जून और मिड जुलाई के बीच डे टेम्परेचर 5 to 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। अब जब मॉनसून का ऑनसेट होता है, यानी जब रेनफॉल होना शुरू होता है, तो उस दौरान बहुत ज्यादा थंडर और लाइटनिंग एक्सपीरियंस की जाती है। इसे कहा जाता है बर्स्ट ऑफ द मानसून। इस मानसून की शुरुआत होती है जून के फर्स्ट वीक से। सबसे पहले ये एक्सपीरियंस किया जाता है केरला, देन कर्नाटका, देन गोवा, महाराष्ट्र, और ये मानसूनल विंड कंट्री के अंदर एंटर करती हैं जुलाई के फर्स्ट वीक तक। अब जैसे जैसे ये साउथ वेस्टर्ली मानसूनल विंड लैंड की तरफ ब्लो करती हैं, तब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है रिलीफ और थर्मल लो प्रेशर के अकॉर्डिंग, जो क्रिएट होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मेनली ये मानसून लैंडमास को अप्रोच करता है दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच वो जो ब्लो करती है अरेबियन सी से, जिसे कहा जाता है अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी वो जो ब्लो करती है बे ऑफ बंगाल से, जिसे कहा जाता है द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पहले बात करते हैं अरेबियन सी से ब्लो होने वाली ब्रांच के बारे में। मॉनसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी। मॉनसूनल विंड जो ओरिजिनेट होती है अरेबियन सी से, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है 3 ब्रांचेस में। फर्स्ट इज its one branch is obstructed by the Western Ghats. These winds climb the slope of the Western Ghats from 900 to 1200 meter. Western Ghats जो लाई करते हैं इस रीजन में, जब मॉइस्चर लेडन विंड अरेबियन सी से आगे की तरफ ब्लो करती है, तब यहाँ वेस्टर्न घाट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है। अब क्योंकि ये विंड कैरी करती है बहुत सारा मॉइस्चर, इसीलिए ऊपर जाते जाते ये ठंडी हो जाती है, यानी ये कंडेंस होने लगती है, और कंडेंसेशन होने के बाद होगा प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। ये रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के वेस्ट साइड पर, जिसे कहा जाता है विंडवर्ड साइड। मेनली वेस्टर्न घाट्स का ये साइड रिसीव करता है 250 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। नाउ आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट्स, these winds descend and get heated up. This reduces humidity in the winds. As a result, these winds cause little rainfall east of the western Ghats. Means जब अपने मॉइस्चर को ये विंडवर्ड साइड पर शेड कर देती है, देन ये काफी हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद ये विंड वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस कर नीचे की तरफ डिसेंड करती है, और डिसेंड होने के बाद जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उस रीजन में होता है, उसे अपने अंदर
लेकर दोबारा गर्म हो जाती है और हीट अप होने के बाद ये ऊपर की तरफ राइज करती है। बट इस टाइम पर इस विंड में उतना मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी नहीं होती है जिससे वो इस रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल कर सके। इसीलिए वेस्टर्न घाट के ईस्ट में काफी कम रेनफॉल होता है। इस साइड को कहा जाता है लीवर्ड साइड और इस लो रेनफॉल वाले रीजन को जाना जाता है रेन शेडो एरिया के नाम से। इन शॉर्ट, जहां हमें वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड पर एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलता है, वहीं इसके ईस्ट साइड पर देखने को मिलता है लो रेनफॉल। और इसका रीजन है मॉइस्चर लेडन विंड, जिसका मॉइस्चर हिल्स के ईस्ट साइड आने तक खत्म हो जाता है। ये है विंडवर्ड साइड और ये है लीवर्ड साइड। अब चलते हैं अरेबियन सी से ओरिजिनेट होने वाली दूसरी ब्रांच पर। अनदर ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मॉनसून स्ट्राइक द कोस्ट north of Mumbai, moving along the Narmada and Tapi river valley. These winds cause rainfall in extensive areas of central India. मिस अरेबियन सी की दूसरी ब्रांच टकराती है मुंबई के नॉर्थ पर। अब यहाँ लाया करते हैं विंध्या और सतपुरा रेंजेस। अब ये विंड इनके बीच से यानी नर्मदा और तापी रिवर की वैली से ब्लो करना शुरू करती है और अरेबियन सी की इसी ब्रांच की वजह से सेंट्रल इंडिया रेनफॉल को रिसीव करता है। देन यही ब्रांच पहुंचती है छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। वहां तक पहुंचते पहुंचते इस विंड का मॉइस्चर कम हो जाता है, इसीलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू पर रेनफॉल होता है करीब 15 सेंटीमीटर। देन यहाँ लाए करने वाले रिलीफ फीचर की वजह से ये विंड नॉर्थवर्ड टर्न हो जाती है, यानी ये एंटर कर जाती है गंगा प्लेन्स में और यहाँ ये मिंगल हो जाती है बे ऑफ बंगाल से आने वाली ब्रांच से, जिसके बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर में। अब आते हैं थर्ड ब्रांच पर। अ थर्ड ब्रांच ऑफ दिस मॉनसून विंड स्ट्राइक्स द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ। मिस अरेबियन सी के ये ब्रांच जाकर स्ट्राइक करती है सौराष्ट्र पेनिनसुला को और कच्छ रीजन को और यहाँ इस रीजन में लाया करती हैं अरावली रेंजेस। ये रेंजेस इस विंड को अपने ईस्ट में आने से रोक देती हैं, जिस वजह से ये ब्लो करती है इन रेंजेस के वेस्ट साइड पर। अब इस रीजन में जो भी थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है वो होता है इसी ब्रांच की वजह से। देन जब ये ब्रांच आगे की तरफ जाती है पंजाब एंड हरियाणा की तरफ और वहां ये ज्वाइन करती है बे ऑफ बंगाल से आने वाली ब्रांच को, इनके मिंगल होने के बाद ये रेनफॉल करती है वेस्टर्न हिमालयाज में, यानी इस रीजन में। तो ये थी अरेबियन सी से ओरिजिनेट होने वाली 3 ब्रांचेस जो अलग अलग रीजन को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट जो स्ट्राइक करती है वेस्टर्न घाट्स को, सेकंड जो स्ट्राइक करती है मुंबई के नॉर्थ को और थर्ड जो स्ट्राइक करती है सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड कच्छ को। अब जानते हैं मॉनसून विंड जो ब्लो करती है बे ऑफ बंगाल से। मॉनसून विंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, बट Arakan hills along the coast of Myanmar deflect a big portion of the Indian subcontinent. मिस बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जाकर टकराती है म्यांमार के कोस्ट और साउथ ईस्ट बांग्लादेश से। मेनली यहाँ लाया करते हैं म्यांमार और ये है बांग्लादेश और ये ब्रांच एंटर करती है इस रीजन में। अब इस रीजन में लाया करते हैं आराकान हिल्स। अब ये हिल्स बे ऑफ बंगाल की ब्रांच को आगे जाने से रोक देते हैं, जिससे ये मॉइस्चर लेडन विंड टर्न हो जाती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ और इसी विंड की वजह से मॉनसून एंटर करता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। मेनली यहाँ मॉनसून एंटर करता है साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, ना कि साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से। अब यहाँ पर इस विंड को 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले हैं हिमालयाज और दूसरा फैक्टर है नॉर्थ वेस्ट में क्रिएट होने वाला थर्मल लो प्रेशर, जिसकी वजह से ये ब्रांच 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है। एक ब्रांच जो वेस्टवर्ड ब्लो करते हुए पहुंचती है गंगा प्लेन्स और पंजाब प्लेन्स तक। देन यहाँ ये मिल जाती है अरेबियन सी की ब्रांच से, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही जाना है। और दूसरी ब्रांच पहुंचती है ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्थ ईस्ट तक। मेनली एक है वेस्टवर्ड ब्रांच और एक है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ब्रांच। ये वेस्टवर्ड ब्रांच लेकर आती है रेनफॉल नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाली ब्रांच एक्सेसिव रेनफॉल करती है ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। मेनली इस रीजन में ये विंड हिमालयस और गारो खासी जांतिया हिल्स के बीच में क्रैप्ट हो जाती है, जिससे वो अपने मॉइस्चर को यहीं पर शेड करती रहती है, जिससे रीजन एक्सेसिव अमाउंट में रेनफॉल को रिसीव करता है। मासिनराम जो लोकेटेड है खासी हिल्स पर, वो रिसीव करता है वर्ल्ड में हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो ये थी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अभी तक हमने देखा कि साउथ वेस्ट मानसून के जरिए लगभग
हमारा पूरा कंट्री रेनफॉल को रिसीव करता है, बट ऐसे भी कुछ रीजन है जो इस टाइम पर ड्राई रहते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का कोस्ट जो इस टाइम पर ड्राई रहता है। और ऐसा होने के मेनली दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। मींस बे ऑफ बंगाल की ब्रांच ब्लो करती है तमिलनाडु के कोस्ट के पैरेलल, और जब विंड कोस्ट के पैरेलल ब्लो करती है तो वो रेनफॉल लेकर नहीं आती है। सेकंड इज इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अब अरेबियन सी वाली ब्रांच मेनली रेनफॉल लेकर आती है वेस्टर्न कोस्ट के वेस्ट साइड पर, और तमिलनाडु कोस्ट लाया करता है लीवर्ड साइड पर। मेनली ये रीजन लाया करता है रेन शैडो एरिया में, इसीलिए ये ब्रांच भी यहाँ रेनफॉल लेकर नहीं आती है। तो अब हम द साउथ वेस्ट मानसून सीजन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं अपने लास्ट सीजन पर, जो है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है, मीन्स मानसून का वापस लौटना। और ऐसा होता है मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में। पर इन्हीं मंथ्स में क्यों? तो हमने जाना था कि समर में ITCZ शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जिसे इंडिया के नॉर्थ में क्रिएट होता है लो प्रेशर। और विंटर्स में ये ITCZ शिफ्ट हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जिससे अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होगा लो प्रेशर। और इसी टाइम पर इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट ठंडा होने लगता है, जिससे यहाँ क्रिएट होने लगता है हाई प्रेशर। एज वेल एज हम जान चुके हैं कि विंटर्स में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालयाज के साउथ में शिफ्ट हो जाती है, जो इस रीजन में क्रिएट करती है हाई प्रेशर को। और इसीलिए अब विंड किस तरह ब्लो करेगी? तो आंसर है लैंड टू वाटर, और इसी को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून, यानी मानसून का वापस लौटना। और ऐसा होने से साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाता है, क्योंकि अब सन की रेज साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव होने लगती हैं, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ठंडी होने लगती है। और लैंड के ठंडी होने से यहाँ क्रिएट होने लगता है हाई प्रेशर, और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होने से विंड इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती है, जिससे साउथ वेस्ट मानसून वीक पड़ने लगता है। इसके साथ साथ एज द लो प्रेशर ट्रफ ऑफ द गंगा प्लेन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड, मींस ITCZ जो क्रिएट होता है गंगा प्लेन्स पर, अब वो वीक पड़ने लगता है, जो मानसूनल विंड को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इन शॉर्ट, इस टाइम पर विंड रिवर्स हो जाती है। मेनली अब वो ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। मेनली इस सिचुएशन को विड्रॉल ऑफ मानसून भी कहा जाता है। अब ये मानसूनल विंड किस तरह विड्रॉल करती है? तो सितंबर के फर्स्ट वीक में मानसून विड्रॉ होता है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट से। देन इस मंथ के एंड तक मानसूनल विंड विड्रॉ करती है राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड से। अक्टूबर तक मानसून नॉर्थ ईस्ट पार्ट से भी विड्रॉ हो जाता है और लो प्रेशर शिफ्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। देन कर्नाटका और तमिलनाडु से भी विंड का विड्रॉल होने लगता है। इसके बाद मिडिल दिसंबर तक लो प्रेशर पूरी तरह रिमूव हो जाता है पेनिनसुला से। द retreating southwest monsoon season is marked by clear skies and rise in temperature। मींस साउथवेस्ट मानसून जब रिट्रीट होता है तब किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती हैं? तो इस टाइम पर स्काई क्लियर रहता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और लैंड में अभी भी काफी ज्यादा मॉइस्चर रहता है। अब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लैंड के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, पर ये इवेपोरेशन उतना ज्यादा नहीं होता है जो रेनफॉल ला सके। इसीलिए इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। मेनली वेदर की ये कंडीशन बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव होती है, यानी ऐसा मौसम जिसमें गर्मी तो होती ही है बट बहुत ज्यादा उमस और चिपचिपाहट भी फील होती है। इस कंडीशन को जाना जाता है अक्टूबर हीट के नाम से, क्योंकि ऐसी ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन क्रिएट होती है अक्टूबर के टाइम पर। बट अक्टूबर के सेकेंड हाफ तक आते आते मर्करी गिरने लगता है, पार्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में, जहां धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। मानसून के रिट्रीट होने पर नॉर्थ इंडिया का वेदर ड्राई रहता है। इसी टाइम पर पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है रेनफॉल, क्योंकि विंड जो इस डायरेक्शन से ब्लो करती है वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को ले लेती है, जिसे वो इस पार्ट में शेड करती है। अक्टूबर और नवंबर इस रीजन के लिए रेनिएस्ट मंथ होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पर ये रीजन रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल। इसके साथ साथ इस टाइम पर हमें इस रीजन में जो बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशंस,
ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं अंडमान सी यानी बे ऑफ बंगाल में, और यही साइक्लोन्स हिट करते हैं सदर्न पेनिनसुला के ईस्टर्न कोस्ट को। अब इस रीजन में जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि ये ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। मेनली ये कंडीशन इस रीजन में क्रिएट होती है मानसून के रिट्रीट करने पर, क्योंकि इस टाइम पर बे ऑफ बंगाल में क्रिएट होता है लो प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर बनने की वजह से विंड वार्म होकर ऊपर की तरफ राइज होने लगती है, और इस टाइम पर लैंड पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर। अब ये हाई प्रेशर इन सभी जगहों पर क्रिएट होता है, और एयर का मूवमेंट किस तरह होता है तो हमें पता है, हाई टू लो प्रेशर एरिया। अब इस कंडीशन में यहाँ लो प्रेशर बनने की वजह से एयर ऊपर जा चुकी है, जिससे नीचे वैक्यूम बन जाता है। अब जब इन तीनों डायरेक्शन से विंड इस एरिया की तरफ मूव करेगी तो वो सर्कुलेटरी मोशन लेने लगेगी, जिससे इस रीजन में क्रिएट होते हैं एंटी क्लॉक साइक्लोन्स। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और ये साइक्लोन्स टारगेट करते हैं थिकली पॉपुलेटेड डेल्टास को, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी को। और कुछ साइक्लोन स्टॉर्म्स वेस्ट बंगाल के कोस्ट, बांग्लादेश और म्यांमार को भी हिट करते हैं। अब जब यही साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कोरोमंडल कोस्ट को हिट करते हैं तब हमें यहाँ बल्क में रेनफॉल देखने को मिलता है। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें अरेबियन सी में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये था सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो फाइनली अब हम चारों सीजन्स को कंप्लीट कर चुके हैं, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, एट लास्ट सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स के बारे में। इंडियन ट्रेडिशन में एक ईयर को डिवाइड किया जाता है 6 सीजन्स में, और हर सीजन 2 महीने का होता है। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रहने वाले लोग इन सीजन्स को अपने एक्सपीरियंस और मौसम को लेकर अपनी पुरानी समझ के अकॉर्डिंग मानते हैं, बट ये सिस्टम साउथ इंडिया के सीजन से मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ सीजन्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। ये ट्रेडिशनल सीजन्स कुछ इस तरह है। पहला सीजन है वसंत। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से इसे बोला जाता है चैत्र और वैशाख, और ये मंथ होते हैं मार्च अप्रैल। सेकेंड इज ग्रीष्म, इसे बोलते हैं ज्येष्ठ या आषाढ़ का मंथ, और ये मंथ होते हैं मई और जून। थर्ड इज वर्षा, ये है श्रवण और भद्रा का महीना, ये मंथ होते हैं जुलाई एंड अगस्त। फोर्थ इज शरद, इसमें आते हैं अश्विन, कार्तिक का महीना, और ये होते हैं सितंबर और अक्टूबर का मंथ। फिफ्थ इज हेमंत, इसमें आते हैं मार्ग, शीर्षा, पूस, ये है नवंबर दिसंबर का मंथ। लास्ट इज शिशिरा, जो है माघ, फागुन, ये मंथ है जनवरी एंड फरवरी। तो ये थे इंडिया के ट्रेडिशनल सीजन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इंडिया में एवरेज रेनफॉल होता है 125 सेंटीमीटर, बट इंडिया में होने वाले रेनफॉल का अमाउंट हर जगह एक समान नहीं है, इसीलिए हमें इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। कहीं रेनफॉल बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल वेस्टर्न घाट के वेस्ट कोस्ट पर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सब हिमालयन रीजन और मेघालय के हिल्स पर होता है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होता है। खासी और गारो या जांतिया हिल्स के कुछ हिस्सों में तो 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होता है, जबकि ब्रह्मपुत्र वैली और उसके आसपास के हिल्स में 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल, ये वो रीजन है जहां रेनफॉल 100 से 200 के बीच में होता है। ये रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, ईस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला जो कवर करता है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ सब हिमालय के आसपास गंगा के नॉर्दर्न प्लेन्स, साथ साथ कचर वैली एंड मणिपुर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ लो रेनफॉल, रीजन जो रिसीव करते हैं 50 to 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल। इसमें शामिल है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड डेक्कन प्लेट्यू। लास्ट इज एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, ये ऐसे रीजन है जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है। इसमें शामिल है पेनिनसुलर इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान के हिस्से। तो ये तो बात हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। अब क्या आपने सोचा है कि मॉनसून किस तरह एक कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है?
तो चलिए जानते हैं मानसून एंड द इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर पूरी तरह डिपेंड करता है मानसून पर, क्योंकि कंट्री की करीब 64% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, जिनका लाइवलीहुड पूरी तरह एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है मानसून पर। मानसून के टाइम पर ना आने से क्रॉप्स को पानी नहीं मिल पाता है, जिससे ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है और इसी से एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों का लाइवलीहुड भी अफेक्ट होता है। देन हिमालयाज को छोड़कर इंडिया के बाकी पार्ट में क्रॉप्स को ग्रो करने लायक टेम्परेचर हमेशा रहता है, बट इन क्रॉप्स को सही टेम्परेचर के साथ साथ जरूरत होती है पानी की, जो मिल पाता है सही टाइम पर आए हुए मानसून के दौरान। इसके अलावा हमें मानसून क्लाइमेट में भी रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती है, जिससे अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें रेनफॉल में भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। कहीं बारिश कम होती है तो कहीं पर ज्यादा, जिससे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ड्रॉट और फ्लड जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के लिए हमें हिमालयन रीजन में हर साल फ्लड देखने को मिलते हैं, जबकि वेस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हमेशा ड्रॉट जैसी कंडीशन बनी रहती है। मेनली इंडिया में एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी पूरी तरह डिपेंड करती है सही टाइम पर होने वाले रेनफॉल और एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पर। जहां इरिगेशन की पूरी फैसिलिटीज नहीं है, वहां टाइम पर एडिक्वेट रेनफॉल न होने पर क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। एज वेल एज अचानक रेनफॉल होने से कई एरियाज में सॉइल पानी के साथ बहकर चली जाती है, जिससे क्रिएट होता है सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स, और सॉइल के इरोजन होने से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। इसके अलावा विंटर रेनफॉल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ये राबी क्रॉप जैसे कि वीट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। एट लास्ट हमें इंडिया में काफी ज्यादा रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, और यही वेरिएशन हमें लोगों के खाने पीने, क्लोथिंग और घर बनाने के अलग अलग तरीकों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस रीजन का क्लाइमेट हॉट होगा वहाँ लोगों का रहन सहन उसके अकॉर्डिंग होगा, और अगर कोल्ड होगा तो वहाँ के लोगों का रहन सहन उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगा। बट अब आपने नोटिस किया होगा क्लाइमेट में धीरे धीरे आने वाले चेंज को। मेनली हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा मतलब है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अर्थ के वो हिस्से जो कभी बर्फ से कवर हुआ करते थे, अब वो पिघलने लगे हैं। बट इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसका आंसर है ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। अब इन इंडस्ट्रीज, कार्स या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने से जो गैसेस निकलती हैं, वो इन्वायरमेंट को वार्म कर देती हैं। आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जरूर सुना होगा। ये ऐसी गैसेस है जिनका जरूरत से ज्यादा यूज एटमॉस्फेयर को वार्म कर देता है। इन गैसेस में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एटसेट्रा। ये ऐसे गैसेस है जो सन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे वापस जाने से रोक देती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है? तो इससे पोलर रीजन्स पर जमी हुई बर्फ या माउंटेन्स पर जमे हुए ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं। इनके मेल्ट होने से सी का लेवल बढ़ने लगा है। इसके अलावा क्लाइमेट में भी चेंजेस होने लगे हैं, जिससे कहीं पर फ्लड तो कहीं पर ड्रॉट जैसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगी हैं। और ये सब होने से एग्रीकल्चर तो सफर करता ही है, साथ ही बहुत सी बीमारियां भी फैलनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया एटसेट्रा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2100 तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ सकता है और सी का लेवल 48 सेंटीमीटर तक राइज हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर सी का लेवल 50 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा तो इंडिया के कोस्टल रीजन जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता डूबने लगेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए जरूरी है इसे रोकने के लिए मिलकर काम करना। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग। तो फाइनली कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर क्लाइमेट। अपनी तरफ से हमने इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। ज्योग्राफी को सेल्फ स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe our channel.